नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हमारी ये खास पेशकश हम बिहारी, जिसमें मैं और श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर हम बिहारी एक ऐसा शो है जिसके जरिए बिहार की पहचान, बिहार की धरती में राजनीति की हुंकार और वो चुनावी घमासान जिसका शोर आप पूरे देश में सुन रहे हैं, वो हम आपको बिहार की धरती से दिखाते हैं। आज बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा से आपके साथ ये पूरी चर्चा आगे चलेगी। ताबड़तोड़ 3 रैलियां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। सबसे पहले उन्होंने दरभंगा, उसके बाद मुजफ्फरपुर और उसके बाद राजधानी पटना में रैलियां की श्वेता, और जबरदस्त धमक रही चुनावी प्रचार की। पटना की चुनावी रैली में तो अंजना आप थी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल जब रैलियों में बोलते हैं, और ये पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि एक सिलसिला सा चल पड़ा है कि भले ही चुनाव प्रचार अलग अलग दौर के अलग अलग दिनों पर खत्म हो जाए, लेकिन जब भी मतदान वाला दिन होता है तो अगले दौर का प्रचार जरूर चलते रहता है। अब चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी हो, और इसीलिए एक तरह से लोगों को यह एजेंडा भी मिल जाता है कि किस तरीके की चीजें वहां पर होने वाली हैं। दोनों तरफ से जो बातें, वादे, सारी चीजें सामने रहती हैं। लेकिन अंजना, जो बिहार के चुनावों की हम बात कर रहे हैं और उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की जो बात है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम ऐसे राज्य पूरे देश में हैं जहां पर नब्ज टटोलना मुश्किल हो जाता है, जहां पर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या सोच रही है जनता, क्या करने वाली है जनता। और इस बार तो चूंकि ये जो एंटी इनकम्बेंसी वाली चीज हो जाती है कि 15 साल से कोई शासन कर रहा है, क्या जनता खुश है कामकाज से, क्या वो प्रो इनकम्बेंसी है या फिर एंटी इनकम्बेंसी, वो जो है हवा की सोर चल रही है। रैली के बाहर और रैली सुनते हुए लोग भी जरूरी नहीं है अंजना कि वो समर्थक ही बैठे, वहां पर आम लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं और अपना फैसला लेते हैं। आपकी मुलाकात हुई क्या आज कुछ ऐसे लोगों से? ज्यादातर लोग जो रैली में मौजूद थे उनमें तो जबरदस्त बीजेपी के रंग चढ़े हुए थे, और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का। अगर आप जितनी भी रैलियां पीएम की हुई हैं तमाम जगहों पर वो सफल रही हैं, लेकिन आज की रैली की खास बात यह थी कि वेटनरी कॉलेज पटना में, अब तो देखा होगा आपने, उसके मैदान में ही आयोजित किया गया था। चारों तरफ से गलियां बहुत सक्रिय है, लेकिन जो रोड से लोग आ रहे थे, मतलब लगभग 1-2 किलोमीटर दूर से मैं देख रही थी, टोलियों में लोग पहुंच रहे थे और मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। एक वक्त तो ऐसा आया जब प्रधानमंत्री वहां मंच पर पहुंचे और नीतीश कुमार ने उनको कहा कि अब वो बोलेंगे मंच पर, और पीएम पहुंचे। बहुत देर तक मोदी मोदी के नारे। तो एक बार जैसे 2019 और 2014 में हमने देखा था बिहार में जो अपार सफलता एनडीए को यहां पर मिली थी, वो वाला माहौल मुझे कम से कम प्रधानमंत्री की रैली को, तो इस बात में कोई दो राय है ही नहीं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो है वो उनके जो समर्थक थे वही उनकी रैली में थे। कम से कम उस रैली में मैंने देखा। अब वही बात है कि उनकी लोकप्रियता पर सवार हो पाएगी कि नहीं मौजूदा जो सरकार है, लेकिन ये रैलियों के जरिए क्या संदेश आज निकला, जरा इस रिपोर्ट में देख लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता और क्या अपेक्षा कर सकती? लालटेन काल का अंधेरा अब छट चुका है। उनका मंत्र रहा है, पैसा हजम, परियोजना खत्म। पहले दौर की वोटिंग के दिन ही पीएम मोदी बिहार में जमकर गरजे। लालटेन काल का अंधेरा। सुबह दरभंगा से महागठबंधन पर पहला वार शुरू हुआ तो दोपहर को मुजफ्फरपुर और शाम को पटना पहुंचते पहुंचते वार की धार और तेज होती गई। पैसा हजम, परियोजना खत्म। दरभंगा में पीएम मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में स्थानीय मैथिली बोली से भाषण की शुरुआत की। ज्ञान, धान, पान, मखान से समृद्ध हुई एक गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। पीएम मोदी जब मुद्दे पर आए तो विरोधियों की एक एक कर बखिया उधेड़नी शुरू की। नाम ना तो आरजेडी का लिया, ना तेजस्वी का, लेकिन जंगल राज ने सब कुछ कह दिया। पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पैसा हजम, परियोजना खत्म।
उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी के पहुंचने से घंटों पहले मजमा लग चुका था। रैली स्थल और आसपास की जगह भगवा झंडों और मोदी के पोस्टरों से पटी थी, तो बाहर कुछ लोगों को रोजगार का भी मौका मिल गया। हेलीकॉप्टर से मोदी पहुंचे तो सभा स्थल में उत्साह की लहर दौड़ गई और जनता का ये जोश पीएम के भाषण में भी झलका। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। वो फिर दूसरे और तीसरे दौर के प्रचार में एनडीए की एकजुटता के लिहाज से एक बात अच्छी दिखी कि प्रचार अभियान से गायब दिख रहे नीतीश भी अब पोस्टरों बैनरों में दिखने लगे। पहली बार जितने भी यहाँ के अखबार है लोकल, उन सब जगह पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार का चेहरा आज नजर आया, जिसको बहुत दिनों से न सिर्फ मीडिया कैमरे ढूंढ रहे थे बल्कि यहाँ की जनता भी पूछ रही थी कि नीतीश कुमार आखिर होर्डिंग से, पोस्टरों से, अखबारों से गायब क्यों है। आज पीएम की तीसरी और आखिरी रैली पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में हुई। शाम ढलने से पहले पीएम ने ऐलान कर दिया कि बिहार से लालटेन राज का अंधेरा हट चुका है। लालटेन काल का अंधेरा अब छट चुका है, लेकिन बिहार की आकांक्षा अब लगातार बिजली, एलईडी बल्ब की है। मोदी की ललकार उनके समर्थकों का हौसला कई गुना बढ़ा देती है। लिहाजा रैली के बाद कई बीजेपी कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर नारे लगाते निकल पड़े। पीएम जब अपना भाषण दे रहे थे, भाषण की शुरुआत से लेकर अंत तक जबरदस्त जोश। बिहार में एनडीए के सामने मैदान में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट भी है, लेकिन पीएम मोदी के निशाने पर ज्यादातर आरजेडी है। पटना से अंजना ओम कश्यप, मुजफ्फरपुर से चित्रा त्रिपाठी और दरभंगा से प्रहलाद के साथ आज तक ब्यूरो। अंजना, चलिए अब हम बिहारी के इस सफर में हम जरा चित्रा को भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे थे तो चित्रा वहीं पर थी। चित्रा, कभी भी प्रधानमंत्री अपने किसी विरोधी को नाम लेकर उस पर वार करते नहीं है। किसी भी जगह चुनाव हो जाता है, किसी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, कोई शब्द गढ़कर जरूर एक आक्रमण कर देते हैं। अब शायद तेजस्वी का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि अगर भीड़ जुट रही है, अगर युवा नाम ले रहे हैं, तो जंगल राज के युवराज की उपाधि के साथ उन्होंने आज आक्रमण कर ही दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है श्वेता, जिसका जिक्र आप कर रही हैं। जंगलराज की युवराज के जरिए जाहिर तौर पर सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर ही हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, लेकिन मन से एक भी बार उन्होंने नाम नहीं लिया है। देखिए, यहाँ पर दो तीन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नंबर 1 कि इस समय नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि बीते 15 सालों में जब से वो मुख्यमंत्री बने तो कम से कम सीएम होते हुए सबसे ज्यादा बुरे दौर का वो सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता में जगह जगह अगर हम जाएंगे श्वेता, आप भी गई, अंजना भी मौजूद है, उनकी लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये जो सत्ता विरोधी लहर है उसको संभालने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है, जिसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को है। देखिए, आज की इस रैली की मैं बात करूं तो 3 बड़ी बातें जो मेरी समझ में आई। पहली ये, मैं 2015 की भी इसी मुजफ्फरपुर की रैली में यहां पर मेरी मौजूदगी थी। हालांकि उस समय एनडीए का स्वरूप कुछ और था, आज का एनडीए का स्वरूप कुछ और है, लेकिन उस समय भी बहुत ज्यादा भीड़, पूरा खचाखच पूरा का पूरा मैदान भरा हुआ था। आज भी बिल्कुल वही तस्वीर, मैदान तो भर ही गया था, उसके किनारे किनारे जो सड़कें हैं, जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वहां पर भी बहुत भारी तादाद में हमें जो लोग खड़े हुए थे नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए हुए थे, बहुत भारी तादाद में महिलाओं की वहां पर संख्या मैंने देखी। बच्चियों से मैंने बातचीत की जिनकी ओर से कहा गया कि पीएम हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करें, ये हम सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो तमाम बातों का जिक्र भी किया, अपनी उपलब्धियों को भी गिनाया यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अपनी पहली रैली में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के साथ, सासाराम में जो रैली हुई थी, नीतीश कुमार के साथ उन्हें बहुत ज्यादा काम करने का मौका मिला नहीं, 3 से 4 साल ही मौका मिला। और आज भी तकरीबन जो बॉडी लैंग्वेज, उनका जो जेस्चर था, वो यही बताने की कोशिश कर रहा था कि हमें अभी बहुत सारा काम करना है और नीतीश कुमार ही प्रमुख चेहरा है। अगर बिहार की हम बात करें
लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार के चेहरे के बजाय नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ऐसा लग रहा है कि एनडीए काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और यही इस मुजफ्फरपुर रैली की खास बात रही है, क्योंकि मोदी की लोकप्रियता चाहे 14 की बात करें, 15 के विधानसभा चुनावों के दौरान भी हमने देखा था भारी भीड़ उमड़ी थी, 2019 में भी और अभी 2020 में भी उसी तरह से है। और मुझे शायद ये बात भी नजर आई, कुछ पॉलिटिकल पंडितों से भी मेरी बातचीत हुई है, उसके जरिए श्वेता अंजना मुझे ये समझ में आया है कि कम से कम नीतीश कुमार को अगर थोड़ा साइडलाइन रखा जा रहा है तो उसके पीछे बड़ी वजह यही है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता अभी डाउन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शानदार लोकप्रियता है उसको वोट में कन्वर्ट करने की कोशिश एनडीए की ओर से की जा रही है। श्वेता और अंजना जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुजफ्फरपुर की भी रैली जबरदस्त रही और उसके बाद पटना की भी रैली, लेकिन श्वेता एक बात तय है और वो ये कि जो तेजस्वी जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं वो आपने भी ग्राउंड पर देखा होगा, उसकी वजह से एनडीए में लगता है अब ये लगभग तस्वीर साफ है कि डगमगाती हुई नैया को ऐसे क्रूशियल वक्त पर प्रधानमंत्री स्थिर कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। नहीं, तेजस्वी की रैलियों में 2019 के चुनावों में भी भीड़ तो बहुत थी अंजना, हम लोग सब जब वहां पर घूम रहे थे देख रहे थे। अब बात वही है कि जो विधानसभा की सीटें वहां पर हो जाती हैं उसमें वोट का कंसंट्रेशन बदल जाएगा, इसलिए हो सकता है कि नतीजा कुछ और हो इस बार। राहुल गांधी भी आज रैलीज कर रहे थे, जरा उनकी रैलियों की भी एक झलक हम सुन लेते हैं। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, याद है आपको? भाषण दिया था, याद आए थे हम, जैसे अब 2 दिन में आने वाले हैं। उस टाइम आए थे, कहा था गन्ने का इलाका है, चीनी मिल चालू करूंगा और अगली बार वापस आऊंगा तो आपके साथ यहां की चीनी चाय में मिला के पीऊंगा। याद है आपको? याद है ना? चाय भी आपके साथ, चाय भी आपके साथ ना? वो बोलते हैं पकौड़ा तलो पकौड़ा। आपने बनाया पकौड़ा है? अगली बार आएंगे पकौड़ा बना के मोदी जी को, नीतीश जी को थोड़े खिला देना। तो ये विपक्ष का प्रहार था और खास तौर पर आज राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर कई जगहों पर बात कही और उन्होंने पकौड़े पर तंज भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन एक दूसरा मुद्दा जो कि जबरदस्त तरीके से छाया हुआ है श्वेता, वो है मुंगेर में दुर्गा विसर्जन का, जहां पर गोलियां तक चलने की नौबत आ गई और जिसको लेकर बवाल इस वक्त काटा हुआ है विपक्ष ने, खास तौर पर तेजस्वी यादव, चिराग, इन सभी ने। श्वेता जी, बहुत दर्दनाक तस्वीरें वो अंजना, और किसी की भी समझ से परे है। क्यों नहीं इस पर, क्यों ऐसी कार्रवाई हुई और क्यों नहीं एक्शन पर्याप्त इतना लिया जा रहा है उस पर, कि क्यों एक निहत्थे लोग जो बैठे हुए थे एक मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे, ऐसी क्या जरूरत एकदम कानून व्यवस्था की आन पड़ी। और अगर वो तस्वीरें नहीं होती जो उस समय रिकॉर्ड की गई थी तो शायद ये मामला को दूसरा रंग भी दिया जा सकता था। लेकिन अंजना, लोग समझना यही चाहते हैं कि क्या हुआ है। राजनीति तो एक तरफ है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप एक तरफ है, लेकिन इसके लिए भी नीतीश कुमार को आगे आना होगा, कम से कम कुछ कड़ा सख्त एक्शन, ये सारी चीजें दिखनी होंगी अंजना। बिल्कुल, और इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। तमाम मुद्दे अब इस एंगल से उठाए जा रहे हैं, जनरल डायर से तुलना की जा रही है। आइए आपको सुना देते हैं। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पप्पू यादव, तीनों ने हमला बोला। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है, और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। क्या मुख्यमंत्री के संरक्षण पर माता के श्रद्धालुओं के ऊपर लाठी चलाई गई? किस तरीके की सोच है मुख्यमंत्री की? मुख्यमंत्री जनरल डायर की भूमिका में आ गया।
जिस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, बेकसूरों को मौत के घाट उतारा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश पर, नीतीश कुमार जी के आदेश पर वहां के स्थानीय प्रशासन ने निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलाई। मुंगेर की घटना है, यही 15 साल का सच है। चूंकि चुनाव था तो ये दिख गया, जो लोग इन्वॉल्व है उसमें बर्खास्त करना चाहिए और लिपि सिंह को कंप्लीट रूप से सस्पेंड करके उस पर इंक्वायरी बैठाना चाहिए, ताकि ये जो जलियांवाला बाग से भी विभत्स घटना घटी है वह आगे लोग कांप जाए। तो देखा आपने, जमकर बवाल तीनों ही नेता इस मुद्दे पर काट रहे हैं। और ये आज की वोटिंग के दिन भी मुझे लगता है श्वेता, क्योंकि चर्चा आज सुबह भी जब वोटिंग का पहला दिन हो रहा था, कम से कम आजकल सोशल मीडिया एक ऐसी चीज हो गई है जो हर किसी के हाथ में मोबाइल के जरिए है, उसके जरिए ये मुद्दा काफी बड़ा हो रहा था और बड़ा बन रहा था, ये हम सभी ने देखा। जी, और स्पष्टीकरण ही नहीं, सख्त एक्शन की जरूरत है, जो हम चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन अंजना, इसके साथ वो बड़ा मुद्दा जो सबके मैनिफेस्टो में भी है, सबके चुनाव प्रचार में भी है और यहाँ के युवाओं के जहन में भी है, और वो है रोजगार। अब मैं पहुंची थी वैशाली रिपोर्ट देने के लिए, मुझे लगा थोड़ा वैशाली का इतिहास दिखाया जाए। वो अशोक स्तंभ जिसके जरिए हम एक राष्ट्र चिन्ह के तौर पर हम आज हर जगह वो तस्वीर देखते हैं, वो पहली जगह जहां पर स्तूप का निर्माण है, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो मैं गई वहां पर देखने के लिए, वहां बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। मतलब किसी भी संस्था, चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य की हो, किसी ने साफ करने के बारे में सोचा नहीं, बाढ़ के पानी को हटाने का, नींव पर उसके क्या असर पड़ेगा। वहीं कई युवा भी मुझे मिले, पर्यटन में भी तो कितनी संभावनाएं हैं ना, वहां भी रोजगार मिल सकता था। और क्यों धरोहरों का ऐसा हाल हो, ये रिपोर्ट दिखाती हूं। वैशाली विश्व का पहला गणराज्य, यानी समूची धरती पर वो पहली जगह जहां पर एक निर्वाचित सरकार अस्तित्व में आई थी। इसके बाद ही दुनिया के बाकी देशों को रिपब्लिक यानी गणराज्य का मतलब समझ में आया। आज बिहार चुनाव अगर हो रहे हैं तो वैशाली की स्थिति भी देख लेना जरूरी है। यूं तो यहाँ लिच्छवी राजाओं का साम्राज्य था, लेकिन यहाँ जो भग्नावशेष हम आपको दिखा रहे हैं, ये सम्राट अशोक की निशानी है। पीछे जो स्तूप आप देख रहे हैं 5वीं सदी का बताया जाता है, जब गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। और साथ ही में जो अशोक स्तंभ जिसकी निशानी हम हर तरफ देखते हैं, हालांकि वहां पर आप सिंहों की संख्या चारों दिशाओं में देख लेते हैं, यहां पर एक आपको नजर आ रहा है। इसमें जिस पत्थर का इस्तेमाल है वो भी बाकी स्तंभों से अलग है, लेकिन सम्राट अशोक के साथ ही भारत में लिखित इतिहास की शुरुआत हो गई थी। अब आज अगर आप यहां की स्थिति देखेंगे तो आपको यहां पर पानी भी लबालब भरा हुआ नजर आ जाएगा, जिससे जो ये पूरे जो रूइंस हैं, जो भग्नावशेष हैं, उन पर भी काफी दिक्कत, काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन शायद एक हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है, एक योजना की आवश्यकता है। बिहार में पर्यटन और बढ़ सकता है। जी बिल्कुल बढ़ सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं घूमने लायक, जैसे वैशाली हुआ, बोध गया हुआ, बहुत सारे, लेकिन वही है, इनको मेंटेन करने की जरूरत है। मेंटेन और होना चाहिए, बहुत ज्यादा मेंटेन और होना चाहिए। जी बहुत होना चाहिए। यहाँ पे बहुत चीज हो सकता है। तो यहाँ का मुद्दा क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है? हाँ कुछ हद तक बहुत। मुझे तो नहीं दिख रहा उतना, मुझे नहीं से रहने वाला हूँ और मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ एट प्रेजेंट, लेकिन मैं जब भुवनेश्वर से वापस आया हूँ तो लॉट ऑफ चेंजेस। क्या चेंज देख रहे हैं? रोड से पहले के रेस्पेक्ट में अभी जो रोड से पहले से जो मतलब पहले की अपेक्षा भी बहुत ज्यादा मतलब बदलाव हुआ है। बदलाव नहीं दिख रहा है। शिक्षा एजुकेशन में जो नहीं वो होना चाहिए नहीं दिख रहा है। सरकारी शुल्क के जो हालात हैं वही हैं जो पहले थे।
कॉलेजेस भी हैं और यूनिवर्सिटी के तो और बदतर हालात हैं। ठीक नहीं हो शिक्षा यूनिवर्सिटी का मेन सबसे बड़ी बात यूनिवर्सिटी का जो मतलब जो एजुकेशन लेवल का होता है वो मतलब 2 साल का है तो वो 3 साल लगा देते हैं। रोजगार इट्स ओके फाइन। आपको तो बाहर निकलना पड़ा रोजगार के लिए? हाँ, लेकिन उस वक्त के हालात ना, मैं उस वक्त बाहर निकला था। रोजगार जी, रोजगार थोड़ी और लानी है अभी। क्राइम कम रहेगा तो रोजगार आएगा ना। आपको लग रहा है अब आएगा? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। यहाँ देखने के लिए आए थे जी। यहाँ बाढ़ का पानी दिख रहा है आपको? जी पूरा दिख रहा है। लग रहा है कि 2-3 दिन पहले ही सूखा है यहाँ पे। मेंटेनेंस और होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरीके से जो पोटेंशियल है बिहार के पास टूरिज्म में वो पूरा यूज नहीं हो पा रहा है। क्या टूरिज्म के जरिए भी नौकरियां निकल सकती हैं और मिल सकती हैं लोगों को और नौकरियां? जी काफी अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है बिहार में, बट अभी उस टाइप का माहौल नहीं मिल पा रहा है लोगों को जाके एक्सप्रेस करे, चीजों को एक्सप्लेन करे। आपके हिसाब से है विकास हो रहा है बिहार में? पहले से तो कुछ सुधरा ही है। पहले जैसी चीजें थी, रात में लोग निकल नहीं पाते थे, अभी हम लोग फ्रीली घूम पाते हैं। क्या लग रहा है और क्या होना चाहिए बिहार में अभी? बिहार में सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है रोजगार। सरकारी नौकरी या कुछ कहीं भी प्राइवेट भी हो, लेकिन प्राइवेट भी हो एक सैलरी, बेसिक सैलरी जितनी होनी चाहिए या रोजगार के लिए वो नहीं है यहाँ पे। वो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे इतना चीज उद्योग है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम ढंग का काम नहीं कर रहा है। सिस्टम का दोष आपको लग रहा है, लेकिन चीजें बदल सकती हैं आपके वोट से। बिल्कुल बदल सकती हैं, क्यों नहीं बदलेंगी? हम ही हैं जो वोट देके इनको लाते हैं सरकार में, तो हम ही कर सकते हैं ना। चलिए देखिए, जितने ज्ञान की बात जब भी हम कर लेते हैं तो ये ज्ञान की भूमि हो जाती है। वैशाली हमने आपको बताया कि गणराज्य यहीं से, रिपब्लिक की शुरुआत यहां से हुई। अलग अलग देश अपना अलग अलग इतिहास बताते हैं, लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि बिहार की भूमि से ही वो पहला साम्राज्य निकला था। बहुत सारी चीजें हैं यहां पर। अगर इतिहास इतना स्वर्णिम है तो आज का वर्तमान और भविष्य सुनहरा क्यों नहीं हो सकता? सवाल सबके मन में केवल यही है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, वैशाली आज तक। अंजना, देखिए बिहार में विकास तो हुआ है, हमने सबने देखा है कि किस तरीके से चीजें बदली हैं, लेकिन शायद बीच में कहीं पर वो गाड़ी जो थी वो पटरी से थोड़ी सी उतरी है और युवाओं की ये सारी बातें इसी ओर इशारा कर रही हैं। बिल्कुल, और पर्यटन खास तौर पर मुझे लगता है पर्यटन भी अपने आप में रोजगार पैदा करने का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है, लेकिन उस ओर जितना ध्यान देना है वो अभी नहीं मुझे दिखाई देता है, और ये एक बड़ी चुनौती है आने वाले वर्षों के लिए। लेकिन कम से कम कदम उठाया जाए, और जनता आज पहले दौर की वोटिंग खत्म कर चुकी है, 2 दौर बाकी है, 10 नवंबर को काउंटिंग होगी। इन सब पर रहेगी हमारी नजर। हम बिहारी में फिलहाल हम दोनों के साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।